नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। आज पाकिस्तान से दो बड़ी खबरें आई। पहली, इमरान खान के इशू पर अब इमरान के सपोर्टर्स और शहबाज शरीफ की हुकूमत आमने सामने आ चुके हैं। पीटीआई के नेता और इमरान खान के सपोर्टर्स अब अपने नेता से मिले बगैर अडयाला जेल से हटने को तैयार नहीं है और शहबाज शरीफ की सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि कुछ भी कर लें, सरकार प्रेशर में नहीं आएगी। किसी को फिलहाल इमरान खान से मिलने नहीं दिया जाएगा। अब इसको लेकर पाकिस्तान में संसद से लेकर सड़क तक हंगामा हो रहा है। इसी बीच दूसरी खबर यह आई कि आज आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने एक और ओहदे पर कब्जा कर लिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आज से चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी बन गया। आसिम मुनीर आर्मी चीफ तो है ही, अब पाकिस्तान की एयरफोर्स और नेवी का चीफ भी आसिम मुनीर ही होगा। इसका मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान में अब तक जो फौजी तानाशाह हुए, आसिम मुनीर उन सब में सबसे ताकतवर बन गया है। और आसिम मुनीर को यह ताकत शहबाज शरीफ की सरकार ने पाकिस्तान के संविधान में संशोधन करके दी है। अब आसिम मुनीर कैसे पाकिस्तान की सरकार को फौज के दम पर अपने इशारों पर नचाएगा? आसिम मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनाने का मतलब क्या है? हम इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं इमरान खान को लेकर पैदा हुई हालत की। इमरान खान की खुद की हालत कैसी है? क्या वाकई में इमरान खान की सेहत बहुत ज्यादा खराब है? क्या इमरान खान को अडयाला जेल से शिफ्ट कर दिया गया है? सरकार क्या छुपाना चाहती है? इमरान खान को उनके परिवार वालों से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? यह सवाल इमरान खान के लाखों सपोर्टर्स पूछ रहे हैं, लेकिन सरकार किसी सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं है। आज भी अडयाला जेल के बाहर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर खूब हंगामा हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर सोहेल आफरीदी कल शाम से आज दोपहर तक 16 घंटे तक धरना देते रहे, लेकिन इमरान खान से मिलने की परमिशन उन्हें नहीं दी गई। इसके बाद सोहेल आफरीदी इमरान खान की बहन अलीमा खान के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे, लेकिन अदालत ने भी उन्हें बैरंग लौटा दिया। पहले तो सोहेल आफरीदी के लिए कोर्ट के दरवाजे ही बंद कर दिए गए। काफी जद्दोजहद के बाद उनकी गाड़ी हाई कोर्ट के प्रेमाइसेस के अंदर गई, लेकिन उनके किसी सपोर्टर को अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली। जी, आप ये देख सकते हैं, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट है और वज़ीर आला सोहेल आफरीदी साहब जो है वो इस टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। उन्होंने इससे पहले जो था वो धरना दिया हुआ था अडयाला जेल के बाहर, और अभी आप ये देख सकते हैं वो पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने। और ये आप देख सकते हैं गेट बंद करने का कहा जा रहा है और वज़ीर आला सोहेल आफरीदी साहब जो हैं वो इस टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। सब पीछे हो जाए, अंदर कोई भी नहीं जाएगा साहब, सिर्फ सीएम साहब की गाड़ी बस, बाकी कोई भी नहीं जाएगा साहब। आप सर पीछे हो जाए। और अभी आप ये देख रहे हैं वज़ीर आला सोहेल आफरीदी की जो गाड़ी है वो चली गई है और ये इस टाइम यहाँ सूरत हाल है जी। और आप देख सकते हैं वज़ीर आला सोहेल आफरीदी साहब जो है वो इस टाइम अंदर चले गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सोहेल आफरीदी और इमरान खान की बहन अलीमा चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर से मिलना चाहते थे। असल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही आदेश दिया था कि हफ्ते में 2 दिन, मंगलवार और गुरुवार को, इमरान खान की मुलाकात उनके परिवार वालों और वकीलों से कराई जाए, लेकिन पिछले 1 महीने से जेल अधिकारियों ने यह मुलाकात नहीं कराई। सोहेल आफरीदी और अलीमा खान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को यह बताना चाहते थे कि जेल अथॉरिटीज सरकार के इशारे पर हाईकोर्ट के हुक्म की नाफरमानी कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, इमरान खान से मुलाकात का आदेश दिया जाए। लेकिन हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने अलीमा खान और सोहेल आफरीदी से खुली कोर्ट में बोलने की परमिशन नहीं दी और फिर चेंबर में मिलने से भी इनकार कर दिया। अलीमा खान को बैरंग लौटना पड़ा। अब इमरान खान की बहन ने कहा है कि जब अदालत का रुख ऐसा है, जज उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है, तो वो इंसाफ के लिए कहा जाए। कुछ भी नहीं हुआ। 15 मिनट के लिए अदालत लगी थी, चीफ जस्टिस अपनी कुर्सी पे बैठे, 15 मिनट उन्होंने अपनी कुर्सी पे बैठे हैं। अगर अदालत, उन्होंने कहा जी मैं चेंबर में नहीं मिलूंगा, तो फिर अदालत में बैठे रहते, हम उनके पास चले जाते। हम इंसाफ के लिए किसके पास जाएंगे? हम इसलिए आए हैं, मैंने पिटीशन हमने फ़ाइल की है अभी कि इन्होंने तौहीन अदालत की है। जो जेल इंतज़ामिया है, 3 रुकनी बेंच का ऑर्डर है हमारे पास, और उसके बाद चीफ जस्टिस को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाना चाहिए था, इनको बुलाना चाहिए था कि क्यों नहीं इनकी अदालत के अहकामात पे को पूरा कर रहे, जिसमें फैमिली को और जो वकला हैं और पार्टी के मेंबर्स हैं उनको अदालत ने कहा है कि मुलाकात हो सकती है।
तो अगर ये नहीं करेंगे तो चीफ जस्टिस को सुनना तो चाहिए। अगर हम ही इनको कहने गए, हम ही कह रहे हैं कि भाई आप तौहीन अदालत लगा के इनसे पूछें और मुलाकात करवाएं, लेकिन ये ज़ाती कुर्सी नहीं है उनकी, ये कोई मलकियत नहीं है और इसको कमज़ोर नहीं करना चाहिए इनको। क्योंकि आज अगर अदालत से हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ नहीं मिलेगा, आप मुझे बताएं कि हमें खुद नहीं समझ आ रही हम किधर जाएं। अलीमा खान ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के में अडयाला जेल के सुपरिंटेंडेंट के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा दायर किया है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल आफरीदी ने भी कहा कि इमरान खान के बारे में जो खबरें आ रही हैं उससे जनता बेचैन है। अगर सरकार ने स्थिति साफ नहीं की, इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी तो जनता सड़कों पर उतरेगी। सोहेल आफरीदी ने कहा कि जब हुकूमत जुल्म करेगी और अदालतें सुनवाई नहीं करेंगी तो अवाम के पास इंकलाब के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचेगा। 27 अक्टूबर से लेकर 27 नवंबर तक हमारे लीडर, हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब से और उनकी अहलिया से मुलाकातें बिल्कुल बंद है और उनके बारे में हमें कुछ भी मालूमात नहीं है। कल आप लोगों ने देखा कि पूरी मीडिया पर और इंटरनेशनल मीडिया पर इमरान खान साहब के सेहत के हवाले से कोई तशवीशनाक हालात बन रहे थे। तो इस वजह से हमने वहाँ पर, चूँकि हमारी कल मुलाकात थी हमारी 6 बंदों की, तो हमने ये उनको कहा कि जेल इंतज़ामिया से कि हमें सिर्फ 2-3 मिनट मिलने दिया जाए, ना हम वहाँ पर कोई सियासी बात करेंगे ना इंतज़ामी बात करेंगे। लेकिन बहरहाल उन्होंने फिर हमें अदालती अहकामात होने के बावजूद मिलने नहीं दिया। आज हम आए चीफ जस्टिस साहब से मिलने के लिए ताकि जो है वो इंसाफ कर सके, इमरान खान साहब के बारे में जो है जेल इंतज़ामिया से पूछगछ कर सके, उनकी बहनों की या हम में से किसी की भी मुलाकात करवा सके। लेकिन बदकिस्मती से सिर्फ आधा घंटा मेरे ख्याल में अदालत लगी और 20 से 30 मिनट। उसके बाद जो है वो चीफ जस्टिस साहब चैम्बर में गए और चैम्बर से हमें ये इत्तला मिली कि मतलब वो हमसे मिलना नहीं चाह रहे। लेकिन शहबाज शरीफ की सरकार भी अड़ी है। सरकार ने इमरान खान से मुलाकात की मांग को गैर कानूनी करार दिया। पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्लाह तरार ने कहा कि जेल में सजा याफ्ता मुजरिमों से मुलाकात के नियम होते हैं, नियमों की में मीटिंग जो है वही कराई जा सकती है। सरकार किसी प्रेशर में आकर कोई इलीगल काम नहीं होने देगी। अताउल्लाह तरार ने कहा कि सोहेल आफरीदी अपना सूबा छोड़कर टिकटॉक पर लाइक्स के लिए अडयाला जेल के बाहर धरना दे रहे हैं, इससे शहबाज सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज सुबह इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंचने से पहले सोहेल आफरीदी करीब 16 घंटे तक अपने समर्थकों के साथ अडयाला जेल के बाहर धरने पर बैठे रहे। सर्दी का मौसम है, इस्लामाबाद में अच्छी खासी सर्दी है। सोहेल आफरीदी पीटीआई के कार्यकर्ताओं के साथ रात भर अलाव जलाकर जेल के बाहर बैठकर सरकार के खिलाफ नारे लगाते रहे। अडयाला जेल के बाहर पाकिस्तान की दूसरी विरोधी पार्टियों के सांसद भी सोहेल आफरीदी का समर्थन करने पहुंचे। सांसद महमूद खान अचकजई ने कहा कि जब तक परिवार के लोगों को इमरान खान से मिलने नहीं दिया जाएगा तब तक वो संसद नहीं चलने देंगे, पूरे देश में धरना प्रदर्शन करेंगे। हमने ये फैसला करना है कि जब तक इमरान से उनके दोस्तों को मिलने नहीं दिया जाएगा, ना हम सीनेट को चलने देंगे ना कांग्रेस। अगर हम ये काम बनेगा और अगर हम तनख्वाहें लेंगे या फिर ये कि हम कह दें कि हम असेंबली छोड़ दें। सर अगर पूरे पाकिस्तान में धरना देंगे, सर ये नहीं, ये होना चाहिए। पूरे पाकिस्तान में धरना देना चाहिए। हमने चलने नहीं दिया। इस तरह की जगह अगर कल हो सके मुश्तरका इजलास कौमी असेंबली और सीनेट का, तो फिर हम फैसला कर दें कि हमने असेंबली का इजलास उस वक्त तक नहीं चलने देना जब तक चीफ मिनिस्टर या उनको मिलने नहीं दिया। असेंबली बंद रहेगी, ठीक है, हमारे कपड़े पड़ जाएंगे बिल्कुल। जाके बैठो, चाय पियो, कॉफी पियो, खा लो, कर। इमरान खान को पिछले 1 महीने से अडयाला जेल के तन्हाई बैरक में रखा गया है, किसी से मिलने की परमिशन नहीं है। इस बीच ये चर्चाएं शुरू हो गई कि इमरान खान की जेल में हत्या कर दी गई, इसलिए इमरान खान की बहनें और पीटीआई के सपोर्टर्स परेशान हैं। ब्रिटेन में रह रहे इमरान खान के बेटे कासिम खान ने आज इंटरनेशनल कम्युनिटी से इस मामले में दखल देने की मांग की। कासिम ने आरोप लगाया कि उनके पिता को 6 हफ्तों से डेथ सेल में बिल्कुल अलग थलग रखा गया है, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है।
कासिम खान ने कहा कि परिवार का कोई भी सदस्य इमरान से संपर्क नहीं कर पा रहा है, जिससे तमाम तरह की आशंकाएं पैदा हो रही हैं। फिर आगे कासिम ने चेतावनी दी कि अगर उनके पिता को कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदार पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की फौज होगी। इमरान खान के बेटे को यह वार्निंग इसलिए जारी करनी पड़ी क्योंकि जब पाकिस्तान की संसद में इमरान खान की पार्टी के सांसद हंगामा कर रहे थे तो शहबाज सरकार के एक मंत्री ने कह दिया था, ज्यादा हंगामा करेंगे तो समय से पहले फातिहा पढ़ना पड़ जाएगा। पाकिस्तान के रेल मंत्री हनीफ अब्बासी ने नेशनल असेंबली में कहा कि इमरान सपोर्टर खामोश नहीं हुए तो उनको बिफोर टाइम उनका फातिहा पढ़ना पड़ेगा। इसी वक्त आएगा जब अदालतें उसको छोड़ेंगी। अगर अदालतें उसको नहीं छोड़ेंगी, वो वापस नहीं। अभी फातिहा आपने पढ़ी थी, हमारे बुजुर्ग फोत हो गए इस असेंबली के, तो अगर यही ज्यादा शौक आपको रहा तो आपको कल उस वक्त फातिहा पढ़नी पड़ेगी। तो उस वक्त से बचें क्या आपको कल उस वक्त फातिहा ना पढ़नी पड़े। मैं भी कुछ नहीं कह रहा आपको यार, क्या मैं फातिहा की बात कर रहा हूं बेटा मैंने तो आपके आज तो कुछ कहा ही नहीं, आपके दुम पे पांव आया तो आप ची 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 शुरू कर दिया आपने। पाकिस्तान के रेल मंत्री के इस बयान के बाद इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कहा कि मंत्री के बयान से सरकार की मंशा साफ हो गई है, लेकिन अगर इमरान खान का बाल भी बांका हुआ तो पूरे मुल्क में आग लग जाएगी। नून लीग का बंदा असेंबलियों में खड़ा होकर कह रहा है कि फातिहा पढ़ लो। हाँ, कहा है किसी ने फातिहा पढ़ लो? क्या मतलब है? उसने क्या कह रहा है? वो ये कह सकता है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह इमरान खान बिल्कुल सेहत में है इंशाल्लाह, और वो हयात है। पता है क्यों? क्योंकि इन सारों की जो ये बैठे हुए हैं ना, जो ये बोल रहे हैं, इन सारों को पता है कि अगर इमरान खान का एक बाल को भी इन्होंने नुकसान पहुंचाया, इमरान खान को इन्होंने हाथ भी लगाया, ये और इनकी नस्लें महफूज नहीं हैं। और पाकिस्तान में कोई कोना नहीं, दुनिया में कोना नहीं मिलेगा इनको छुपने के लिए। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इमरान खान महफूज हैं, क्योंकि ये जो धमकियां दे रहे हैं और कह रहे हैं कि फातिहा पढ़ लो, ये महफूज नहीं होंगे। फिर इनकी अपनी जिंदगियों की फिर इनको फिक्र होनी चाहिए। इमरान खान के मुद्दे पर आज पाकिस्तान संसद के अपर हाउस मतलब सेनेट में फिर हंगामा हुआ। सेनेट की बैठक शुरू होते ही पीटीआई की सेनेटर अली जफर ने कहा कि उनकी पार्टी दो दिन से हुकूमत से इमरान खान को लेकर सवाल कर रही है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं आ रहा है। इसलिए जब तक शहबाज सरकार ये नहीं बताएगी कि फैमिली को इमरान खान से कब मिलने दिया जाएगा, तब तक वो सदन नहीं चलने देंगे। आपने खबर भी सुनी होगी जो सोशल मीडिया पे आ रही थी और हम कल से डिमांड कर रहे थे। कल स्टेट मिनिस्टर साहब भी इधर थे मौजूद। मैंने सारा सुन लिया है जी। आई रिक्वेस्ट यू कि मेरी बात भी हुई है, अगर आप मुझसे मिल लेंगे अभी इसके फौरी बाद, क्वेश्चन आवर्स के बाद मैं निकलूँगा, तो आई डिस्कस विद यू। लेकिन सर हमने एक टेंशन इतना लेवल आगे चला गया है पूरी पब्लिक का कि अगर हम इस वक्त इसको रिजॉल्व नहीं करेंगे, इस वक्त जिसमें मैं बोल रहा हूँ, तो एक एक्सप्लोजन हो जाएगी। तो हम समझते हैं कि जब तक वो जवाब नहीं आता ये सेशन चलना नहीं चाहिए। सर एक जवाब हमने मांगा था, कल भी नहीं दिया गया, हमने उस पर प्रोटेस्ट करके वॉकआउट किया। लॉ मिनिस्टर आ जाए तो वो उसका जवाब देंगे। तो हम फिर फिलहाल सर इस इजलास में शामिल नहीं हो रहे। हम इस इजलास में जब तक मिनिस्टर साहब नहीं आते और हमें जवाब नहीं मिलता, हम इस इजलास में अनफॉर्चुनेटली शामिल नहीं हो सकते। लेट द लॉ मिनिस्टर कम। इसके जवाब में पाकिस्तान के पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि पीटीआई के सेनेटर्स के सामने कल गृह राज्य मंत्री ने सिचुएशन क्लियर कर दी थी। जहां तक इमरान खान की सेहत का सवाल है, वो पूरी तरह ठीक हैं, अच्छे से खा पी रहे हैं, वर्जिश कर रहे हैं, उनको लेकर किसी को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मैं मुलाकात के हवाले से भी अर्ज़ करता हूँ, और दूसरी बात यह है कि जो सोशल मीडिया पे कल इमरान खान साहब की सेहत और उसके हवाले से कुछ और चीज़ें भी जो है वो फैलाई जा रही थी, और एक्स अकाउंट पे भी मैं देख रहा था। हमारी जो कल बात हुई है अडियाला जेल की सुपरिटेंडेंट से, उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल बेहतरीन अपनी सेहत की हालत में है। सर आप क्वेश्चन आवर जैसे ही मुकम्मल होता है उसके बाद सर मैं इंशाल्लाह ताला अवान को मज़ीद अपडेट कर दूंगा। मैं लॉ मिनिस्टर से भी अपडेट ले लेता हूँ, इंटीरियर मिनिस्टर से भी अपडेट ले लेता हूँ,
लेकिन फ्लोर ऑफ द हाउस पे इमरान खान साहब की सेहत, उनकी ज़िंदगी के हवाले से रिकॉर्ड पे मैंने कहा है कि ना उन्हें कोई ख़तरा है, सेहत उनकी बिल्कुल ठीक है, तमाम सहूलियात उन्हें मुयसर हैं। जितनी खबरें इस वक्त सोशल मीडिया पे आ रही हैं वो सारी झूठी हैं। लेकिन पूरे पाकिस्तान में यही चर्चा हो रही है कि अगर इमरान ठीक हैं, सेहतमंद हैं, तो सरकार उसे परिवार वालों से क्यों नहीं मिलने दे रही। लेकिन शहबाज शरीफ के सपोर्टर्स बार बार कह रहे हैं कि इमरान खान को जेल में बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन उनकी पार्टी मुल्क में हालात खराब करने के लिए बेवजह हंगामा कर रही है। लेकिन इमरान खान के सपोर्टर्स का कहना है कि अब तक तो इमरान खान से मुलाकात में किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, अचानक ऐसा क्या हुआ कि इमरान से मिलने पर पाबंदी लगा दी गई। पीटीआई के एक सांसद ने पूछा कि अगर इमरान किसी से मिल लेंगे तो कौन सा आसमान फट पड़ेगा। शाम होते होते शहबाज हुकूमत की तरफ से खुद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से इस सवाल का जवाब भी आ गया। शहबाज शरीफ के पॉलिटिकल एडवाइजर राना सनाउल्लाह ने कहा कि जेल में बैठकर इमरान खान ट्विटर चलाते हैं, लोगों को हुकूमत के खिलाफ भड़काते हैं, इस्लामाबाद को घेरने की धमकी देते हैं। हुकूमत इसकी परमिशन नहीं दे सकती कि एक सजा याफ्ता मुजरिम मुल्क में बलवा भड़काए, इसलिए जेल में इमरान खान की मुलाकातों पर शिकंजा कसा गया है। इमरान खान साहब सेहतमंद हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, खाना भी उनको ठीक मिल रहा है। जेल में जो कंफर्टेबल माहौल जो उन्होंने तो किसी को नहीं दिया था, लेकिन उन्हें मिल रहा है और हमें उसके ऊपर कोई एतराज नहीं है। कभी भी हमने इसके ऊपर एतराज नहीं किया। मुलाकात क्यों नहीं करने देते? मुलाकात देखिए जी, मामला ये है कि जेल में अगर एक कैदी बैठ के जो है वो तहरीक चलाने की बात करे और तहरीक जो है वो मुल्क के कैपिटल का गिराव से शुरू होती हो और उसकी पहले से एक दो मिसालें भी मौजूद हो, तो आप मुझे बताएं कि ये कौन सा कानून है जो उसे ये इजाज़त देता है कि वो जेल में बैठ के और अपने मुलाकातियों के जरिए से एक ऐसा ट्विटर अकाउंट चलाए जो हर वक्त जो है वो मुल्क के खिलाफ जो है वो जहर उगले और हर वक्त जो है वो एक साजिशी बयानियां जो है वो फैलाए। और दूसरा ये है कि वो ऑन रिकॉर्ड है कि वो तहरीक चलाना चाहते हैं मुल्क के खिलाफ जो कि अफरा तफरी पे, अनारकी पे जो है वो मबनी हो। और इस्लामाबाद का घेराव उन्होंने 2 मरतबा तो किया है, अब तीसरी मरतबा वो करना चाहते हैं। तो आप मुझे बताएं कि ऐसी मुलाकातों की किस कानून में इजाजत? किसी और जेल में मुंतकिल करने की तजवीज़ तो नहीं? जी ऐसी कोई तजवीज़ नहीं है। पाकिस्तान की हुकूमत कुछ तो छुपा रही है, अजीब अजीब तर्क दे रही है। जेल में किसी को फ़ोन रखने की इजाज़त नहीं होती। इमरान खान जो है तन्हाई बैरक में है, चारों तरफ पहरा है। ऐसे में प्राइम मिनिस्टर का एडवाइज़र ये कहे कि जेल में इमरान खान फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, तो इस पर कौन यकीन करेगा। हकीकत यह है कि पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की हुकूमत के पास कोई अख्तियार नहीं है, सारी ताकत फ़ौज के पास है, सारे फैसले फ़ौज ले रही है। जो कुछ हो रहा है आसिम मुनीर के हुक्म पर हो रहा है। इमरान खान के साथ आसिम मुनीर की दुश्मनी पुरानी है। आसिम मुनीर इमरान खान को ख़त्म करना चाहते हैं और ये बात हर पाकिस्तानी जानता है, इसलिए लोग सड़कों पर हैं और इमरान खान से मुलाकात की जिद कर रहे हैं। पब्लिक का प्रेशर तो शहबाज शरीफ की हुकूमत पर है, लेकिन शहबाज शरीफ कुछ कर नहीं सकते क्योंकि पाकिस्तान में होगा वही जो आसिम मुनीर चाहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात कर्नाटक की। कर्नाटक में सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार के बीच चल रही कुर्सी की खींचतान का विवाद अब दिल्ली दरबार में पहुंचेगा। दोनों नेताओं को दिल्ली बुला लिया गया है। इसके साथ साथ ये हिदायत भी दे दी गई है कि दोनों नेता ना तो खुद बयान दें और ना उनके सपोर्टर्स कोई बयानबाजी करें, उन्हें भी वो रोकें। इसके बाद सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार दोनों के रुख में क्या बदलाव दिखा है। पार्टी हाईकमान के निर्देश के बाद अब कल डीके शिव कुमार सिद्धरमैया से मिलेंगे। कल मुख्यमंत्री आवास में जाकर वो सिद्धरमैया के साथ ब्रेकफास्ट करेंगे। सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकोर्ट ने उनसे और हाईकमान ने उनसे और डीके शिव कुमार से बात की है। दोनों को निर्देश दिए हैं कि साथ बैठकर नेतृत्व के मुद्दे पर चर्चा कर लें। सिद्धरमैया ने कहा कि वो हाईकमान का हर आदेश मानते हैं, इसलिए वो कल डीके शिव कुमार के साथ ब्रेकफास्ट पर मुलाकात करेंगे। अगर उन्हें दिल्ली बुलाया जाएगा तो वो वहां भी जाने के लिए तैयार है। High-Command told Mr. D.K. Shivkumar also that we should meet and discuss. Right. But all things amicable between you both? All But things my are stand is, whatever High-Command says, I will go by it. नोट करने वाली बात यह है कि जब से डीके शिव कुमार को पार्टी हाईकमान का मैसेज मिला, उनका रुख भी बदला है। आज सुबह शिव कुमार एक सरकारी प्रोग्राम में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के साथ नजर आए थे। मंच पर सिद्धरमैया और डीके अगल बगल बैठे एक दूसरे से बात करते हुए दिखे।
डीके शिव कुमार ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों से सिद्धरामैया की सरकार के लिए आशीर्वाद भी मांगा। ನಾನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ನಾವಿಬ್ರು ಸೇರಿ ನನಗೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ जब मुझे सोनिया गांधी जी ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया, हम दोनों ने उस समय जनता से वादे किए थे। महिलाओं और युवाओं पर हमें भरोसा है। उसी भरोसे को देखते हुए हमने 5 गारंटी जारी की। हमारी स्कीम से महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है। आपका आशीर्वाद हमारे साथ है। आप हमें एक बार फिर सेवा का मौका दें, हमें आशीर्वाद दें। आपका आशीर्वाद सिद्धरामैया जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर बना रहे। ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ सिद्धरामैया कैंप भी आज डीके शिव कुमार के खिलाफ बोलने से बचता रहा। सिद्धरामैया के बेटे यतींद्र ने कल साफ साफ कहा था कि मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली नहीं है, लेकिन आज यतींद्र ने कहा कि यह पार्टी का इंटरनल मैटर है। पार्टी के नेता मिल बैठकर फैसला कर लेंगे, इसमें बाहरी लोगों को कूदने की जरूरत नहीं है। ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ मैं पहले ही कह चुका हूं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका फैसला पार्टी को करना है। बाहर के किसी शख्स को इस मुद्दे पर कमेंट करने का कोई अधिकार नहीं है। ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ अधिकार पता चला है कि राहुल गांधी का मैसेज लेकर आज प्रियांक खड़गे डीके शिव कुमार से मिले। उन्हें हिदायत दी कि पब्लिक फोरम पर या सोशल मीडिया में ऐसी कोई पोस्ट या बात ना की जाए जिससे गलत मैसेज जाए। इसके बाद डीके शिव कुमार के तेवर बदले। हालांकि मीटिंग के बाद प्रियांक खड़गे ने कहा कि वो तो बेंगलुरु की समस्याओं को लेकर डिप्टी सीएम से मिले थे, इस मुलाकात का कोई सियासी मकसद नहीं था। हालांकि प्रियांक खड़गे ने भी कहा कि हाईकमान को सब पता है, सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार दोनों हाईकमान की बात मानेंगे, इसलिए पार्टी के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है। अरे आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई यू पीपल आस्क व्हाई आई एम मीटिंग माय सीएम। मुझे समझ नहीं आता कि आप लोग बार बार ये क्यों पूछते हैं कि मैं मुख्यमंत्री से क्यों मिल रहा हूँ, उप मुख्यमंत्री से क्यों मिल रहा हूँ। तो क्या मुझे केशव कृपा जाना चाहिए? अगर मुझे कोई प्रशासनिक दिक्कत है तो मैं मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के पास ही तो जाऊंगा। अगर मैं कल खड़गे जी से मिलूंगा तो आप मुझसे पूछेंगे कि आपने क्या राजनीतिक चर्चा की, मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, हाईकमान उप मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, हाईकमान विधायक क्या कह रहे हैं, हाईकमान आखिर कंफ्यूजन क्यों है? कंफ्यूजन ना लोगों के बीच है और ना कांग्रेस में, कहीं है तो मीडिया और बीजेपी में। चर्चा है कि रविवार को दिल्ली में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार के साथ मीटिंग कर सकते हैं। इस मीटिंग से पहले सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार दोनों अपने अपने तर्क तैयार कर रहे हैं। सिद्धरामैया की टीम भी एक रिपोर्ट तैयार कर रही है जिसमें ये बताया जाएगा कि अगर अभी सिद्धरामैया को हटाया गया तो किन किन वर्गों के वोटों का नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। डीके शिव कुमार भी बोकालिंगा समुदाय के मठ से बयान जारी करवा के प्रेशर बना रहे हैं। आज भी बोकालिंगा समाज के चामराजनगर में समाज ने डीके शिव कुमार के लिए पूजा की और इसके जवाब में चिकमंगलुरु में सिद्धरामैया के समर्थकों ने गणेश मंदिर में खास पूजा रखी। स्पिरिचुअल लीडर नंजव धूत महास्वामी जी ने भी आज डीके शिव कुमार के घर जाकर उनसे मुलाकात की और कहा कि उन्हें कम से कम 2.5 साल का मौका मिलना चाहिए। हालांकि इसके तुरंत बाद डीके शिव कुमार ने यह कह दिया कि बोकालिंगा समाज के संतों की अपनी राय है, लेकिन वो समाज के हर वर्ग को अपना मानते हैं। वो तो सिर्फ कांग्रेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। I don't want anything. I don't want it. I'm not hurrying anything. My party will... मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मैं किसी जल्दबाजी में हूँ। मेरी पार्टी फैसला लेगी। मैं दिल्ली जरूर जा रहा हूँ क्योंकि दिल्ली हमारा मंदिर है, हम सब वहाँ जाते हैं। बिना दिल्ली के कुछ नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी का लंबा इतिहास रहा है। भले ही हम यहाँ सरकार चलाते हैं, लेकिन हमें गाइडेंस दिल्ली से ही मिलती है। हमारी एक पॉलिसी है। कांग्रेस पार्टी की जो पॉलिसी है, संविधान है, उसके हिसाब से काम होगा। इसीलिए मैं दिल्ली जा रहा हूँ। मुझे पार्टी के नेता, सीएम समेत सबको बुलाया गया है, तो हम जा रहे हैं। मुझे किसी एक समुदाय के एंगल से मत जोड़िए। मेरा समुदाय कांग्रेस है। जाहिर है मैं एक समुदाय से आता हूं और उस समुदाय के लोग मुझे पसंद करते हैं। वो अलग बात है कि मेरा प्यार समाज के सभी वर्गों के लिए है। अब सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार डैमेज कंट्रोल की कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन कुर्सी को लेकर दोनों के झगड़े की खबर सबको पता है। बीजेपी इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश में जुट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बसवराज मुंबई ने कहा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों अहंकार में चूर हैं। एक कुर्सी बचाने और दूसरा कुर्सी पाने की जिद कर रहा है, लेकिन उन्हें लगता है कि दो के झगड़े में किसी तीसरे का ही फायदा होने वाला है। सीएम एंड डिप्टी सीएम बोथ आर इन मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों का रवैया घमंड से भरा हुआ है। दोनों 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसीलिए कांग्रेस हाईकमान दूसरे ऑप्शन के बारे में सोचने पर मजबूर है। मुझे लगता है कि इस विवाद में राज्य में कोई डार्क हॉर्स उभर सकता है।
आज बीजेपी के कुछ नेताओं ने यह भी दावा किया कि बीजेपी कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। कर्नाटक विधानसभा में बीजेपी के चीफ विप सुनील कुमार ने कहा कि विंटर सेशन में सिद्धरामैया सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाएगा। ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮಾನ್ಯ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು सिद्धरमैया मैसूर तक ही सीमित रह गए हैं और डीएमसी दिल्ली में व्यस्त हो गए हैं। इस स्थिति में मैंने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आर अशोक से बात की है। हमने फैसला किया है कि आने वाले सत्र में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए। कर्नाटक को लेकर फैसला करना कांग्रेस हाईकमान के लिए आसान नहीं है। इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति है। ये बात सबको मालूम है कि राहुल गांधी ने डीके शिव कुमार से 2.5 साल बाद चीफ मिनिस्टर बनाने का वादा किया था। अब डीके शिव कुमार वही वादा याद दिला रहे हैं। लेकिन मुश्किल यह है कि सिद्धरामैया कुर्सी छोड़ने को तो राजी नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर विधायक उनका साथ दे रहे हैं। सिद्धरामैया पिछड़े वर्ग से आते हैं, ज़मीनी नेता हैं। सिद्धरामैया को उनकी मर्जी के बगैर हटाने से कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो सकता है। डीके शिव कुमार वो कलिंगा समुदाय से आते हैं, उनका सपोर्ट बेस सीमित है। लेकिन पिछले कुछ सालों में डीके शिव कुमार कांग्रेस के लिए संकट मोचक बनकर उभरे हैं। अब अगर पार्टी हाईकमान ने डीके शिव कुमार को नाराज़ किया तो कहीं शिव कुमार कर्नाटक में कांग्रेस के संकट का कारण न बन जाए। इसलिए मैंने कहा कि कांग्रेस हाईकमान के लिए फैसला करना एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई जैसा है। अब बात बंगाल की। पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के मुद्दे पर आज तृणमूल कांग्रेस की डेलीगेशन ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। 2 घंटे की मीटिंग के बाद डेरेक ओब्रायन ने कहा कि उन्होंने चुनाव आयोग को 39 बीएलओ की लिस्ट सौंपी है जिन्होंने एसआईआर की वजह से अपनी जान खो दी। डेरेक ओब्रायन ने कहा कि 2 घंटे की मीटिंग में चुनाव आयुक्त 1 घंटे तक अपनी बात कहते रहे। 1 घंटे में तृणमूल के नेताओं की बात सुनी, लेकिन इस दौरान जो सवाल उठाए गए उनमें से किसी का जवाब नहीं दिया। तृणमूल का कहना है कि अगर एसआईआर का मकसद बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर करना है तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड समेत कुछ और उत्तर पूर्वी राज्यों में एसआईआर क्यों नहीं हो रहा है। शताब्दी रॉय ने कहा कि अगर मौजूदा वोटर लिस्ट इलीगल है तो इसी वोटर लिस्ट से लोकसभा चुनाव में बीजेपी के जो सांसद जीते हैं क्या वो इस्तीफा देंगे। शताब्दी रॉय ने कहा कि चुनाव आयोग इतनी जल्दी में क्यों है, बीएलओस पर इतना प्रेशर क्यों बनाया जा रहा है जिसकी वजह से बीएलओस की मौत हो गई। घुसपैठिया अगर है तो त्रिपुरा क्यों नहीं, मिजोरम क्यों नहीं, अरुणाचल क्यों नहीं, नागालैंड क्यों नहीं, मणिपुर क्यों नहीं, सिर्फ वेस्ट बंगाल क्यों। और वोटर नहीं है ये बोल के हर स्टेट के जहाँ जहाँ बंगालीज लोग हैं वहाँ पे टॉर्चर हो रहे हैं। वहाँ पे जज जब मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी से भी बीरभूम से भी लेके गया वहाँ पे बांग्लादेश भेज रहे। इसका कोई सोल्यूशन है ही नहीं। उनको लगे ये बांग्ला है नहीं, ये कोई डिफरेंट लैंग्वेज बोल रहे तो वो इंडियन है ही नहीं, वो बांग्लादेशी है। ये कौन प्रूफ करेगा, क्यों करेगा, उसका हिम्मत क्यों है जो ये बंगाली बोलने से आप बंगाली हो लेकिन बांग्लादेशी हो, ऐसा तो बोल नहीं सकते। बीएलओ का ऊपर इतना टॉर्चर हो रहा है, इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहे, बोल रहे नहीं कुछ टॉर्चर नहीं हो रहे। इतना काम तो करेगा ही। इतना काम मतलब क्या, इतना घर जाना, इतना फिलअप बोल रहे 4-5 का फिलअप नहीं, 60-70% लोग फिलअप नहीं कर सकते। एक गलत हो जाए वो कैंसिल हो रहे तो फिर बीएलओ को करना पड़ रहा है। इतना लिस्ट है हम लोग के पास नाम का 39। और हम लोग जब बातें कर रहे थे आप एक खरग्राम से एक रिपोर्ट आया तो 40 लोगों का मौत हो गया, जो आधा से आधा इलेक्शन कमीशन के नाम से सुसाइड नोट लिख कर दे दिया, उसमें भी वो लोग नहीं मान रहे। तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग से 5 सवाल पूछे और बाहर आकर कहा कि इलेक्शन कमीशन उनके सवालों का जवाब नहीं दे रहा है। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से थोड़ी ही देर में पॉइंट बाय पॉइंट जवाब आया। चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस की तरफ से लगाए गए सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया। कमीशन ने तृणमूल कांग्रेस के डेलीगेशन से कहा कि वो अपनी आपत्तियां 9 दिसंबर के बाद दर्ज कराएं, क्योंकि तब तक इलेक्टोरल रोल का पहला ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा। ड्राफ्ट देखने के बाद ही वो इसमें फैक्चुअल गलतियां बताएं। इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन ने 2 टूक ये बात भी कह दी कि बीएलओज, ईआरओज और डीईओज को धमकाना बंद किया जाए। एसआईआर की प्रक्रिया में दखल देने की कोशिश न की जाए। एसआईआर की प्रक्रिया से जुड़े लोगों को बिना डर के काम करने दें। चुनाव आयोग ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी के ऑफिस की सिक्योरिटी ब्रीच की गई। आयोग ने कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिए कि मुख्य चुनाव अधिकारी का ऑफिस सुरक्षित जगह शिफ्ट करें और चुनाव ड्यूटी से जुड़े अधिकारियों को भी सिक्योरिटी मुहैया कराएं। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जिन लोगों की मौत हो चुकी है या जो लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं या जो फर्जी नाम वोटर लिस्ट में शामिल हैं, तृणमूल कांग्रेस के नेता
बीएलओ पर ऐसे लोगों के नाम वोटर लिस्ट से न हटाने का दबाव डाल रहे हैं। इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। आयोग ने कहा कि संविधान के मुताबिक सिर्फ भारतीय नागरिक को वोट देने का अधिकार है, विदेशी या घुसपैठिए को नहीं। चुनाव आयोग ने इस बात पर भी चिंता जताई कि एसआईआर के काम में तो बीएलओज और ईआरओज को राज्य सरकार बढ़ा हुआ मानदेय नहीं दे रही है। आयोग ने सरकार से तुरंत ये मानदेय रिलीज करने को कहा। चुनाव आयोग ने एक बार फिर दोहराया कि संविधान ने इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी उसे दी है और आयोग वोटर लिस्ट बनाने और चुनाव के काम में पूरी पारदर्शिता बरत रहा है। तृणमूल कांग्रेस को अपनी बात कहने का हक है, लेकिन वो गुमराह करने वाली सूचनाएं या झूठ न फैलाएं। इसके बाद बीजेपी ने भी ममता बनर्जी पर हमला किया। सुकांत मजूमदार ने कहा कि ममता बनर्जी सिर्फ अपने मुस्लिम वोट बैंक और अवैध घुसपैठियों को बचाने के लिए एसआईआर का विरोध कर रही हैं, लेकिन ममता को समझना चाहिए कि एसआईआर सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी से हो रहा है और ये बंगाल में होकर रहेगा। नहीं, वो तो कोर्ट भी गए थे। कोर्ट में क्या हुआ पहले वो तो बताइए। आप लोगों को पूछना चाहिए था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप लोगों ने आप लोग कोर्ट में गए थे, कपिल सिब्बल जैसे इतने बड़े वकील को खड़ा किए थे, तो फिर क्या हुआ उसको, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ दैट? वो तो सवाल आपको पूछना चाहिए। कोर्ट से बड़ा तो कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट बोल दिया कि इलेक्शन कमीशन जो कर रही है वो भारत के संविधान के तहत है, भारत के एक्ट के तहत है। पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जो है वो उसके तहत हो रहा है। वक्फ कानून जो बना है वो भारत के संविधान के तहत लोकसभा राज्यसभा से पारित होकर आया है। भारत का संविधान कहता है कि भारत का लोकसभा राज्यसभा अगर कोई एक्ट बनाता है उसको हर स्टेट को मानना पड़ेगा। ममता बनर्जी कौन सी खेत की मूली है कि नहीं मानेगा? हिम्मत है क्या? भारत के संविधान का आप ओथ लोगे और उस एक्ट को नहीं मानोगे तो नहीं हो सकता। दो नहीं हो सकता। आप छोड़ दो पर कुर्सी, भारत के संविधान को मत मानो, फिर जाके बोल सकते हो। ममता बनर्जी भी ये बात जानती हैं कि एसआईआर नियम कानून के तहत ही हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिल चुकी है, इसलिए ममता विरोध नहीं कर सकती। इसलिए ममता बनर्जी ने इसे एनआरसी से जोड़ा। वो एसआईआर की वजह से लोगों की मौत का मुद्दा उठा रही हैं, लेकिन आज चुनाव आयोग ने ममता के एक एक आरोप का जवाब दे दिया है। अब आपको महाराष्ट्र में हो रहे स्थानीय निकाय चुनावों से आ रही एक इंटरेस्टिंग तस्वीर दिखाते हैं। दरअसल लोकल बॉडी इलेक्शन में महायुति हो या महाविकास अघाड़ी, इसमें शामिल पार्टियां कई जगह अलग अलग लड़ रही हैं और इसका नतीजा है कि बीजेपी कार्यकर्ता के घर शिवसेना के नेता छापा मार रहे हैं, जबकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पोस्टर शिंदे गुट की शिवसेना के पोस्टर में दिख रहे हैं। अब ये जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं ये महाराष्ट्र के धाराशिव जिले की है। उमरगा नगर पालिका का चुनाव लड़ रहे शिवसेना शिंदे गुट के नेताओं ने अपने पोस्टर पर एकनाथ शिंदे के साथ साथ सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की फोटो भी लगाई है। इतना ही नहीं, पोस्टर में शिवसेना के चुनाव चिन्ह तीर धनुष के साथ साथ कांग्रेस का इलेक्शन सिंबल हाथ का पंजा भी लगाया हुआ है। शिवसेना और कांग्रेस के इस जॉइंट बैनर की जबरदस्त चर्चा हो रही है, लेकिन शिवसेना के जिन नेताओं ने यह पोस्टर लगाया उन्हें इसमें कुछ भी अजीब नहीं लगता। उनका कहना है कि 5 साल तक उन्होंने अपने क्षेत्र में काम किया, लेकिन बीजेपी के लोग सीट छोड़ने को तैयार नहीं थे। कांग्रेस के नेताओं ने सपोर्ट किया है, इसलिए पोस्टर पर कांग्रेस के नेताओं को जगह दे दी। कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के लिए शिंदे साहब का कुछ अपने इसमें परमिशंस वगैरह या फिर कोई उनसे बात हुई थी? नहीं, हमारा डायरेक्टली शिंदे साहब से बात नहीं हुई थी, लेकिन जो हमारे सेक्रेटरी है हमने उनसे बात किया कि यहाँ पे महायुति करने के लिए क्या दिक्कत हो रही है। उन्होंने हमारी सब परेशानी है वो समझ के ले ली है और आखिरी दिन में उन्होंने बोला है हमको कि आपके लोकल लेवल पे आपको जो निर्णय लेना है वो आप ले सकते हो। कितनी सीटों का बंटवारा हुआ है और अध्यक्ष पद किसको दिया गया है? यहाँ पे शिवसेना को अध्यक्ष पद मिल चुका है। शिवसेना को 14 सीट्स मिले हैं और कांग्रेस को 11 सीट्स मिले हैं। आखिर के समय में हमारे उमरगा शहर का विकास करने के वास्ते जो हमारे शिवसेना के लोगों ने और नेता लोगों ने और भाजपा के नेता लोगों ने जो उमरगा शहर विकास करने के वास्ते जो ब्लूप्रिंट बनाई थी वो कुछ अलग हिसाब दिख रहा था। इसकी वजह से हमारे नेता लोगों ने ये निर्णय लिया कि बाबा अपन भाजपा और राष्ट्रवादी के साथ में गठबंधन नहीं करने का। आखिर में हमारा कांग्रेस के साथ में गठबंधन हो गया और उन्होंने कहा कि बाबा तुम्हारा विकास जो करने का तो तुम शिवसेना का नगर अध्यक्ष पद लेके बाकी का गठबंधन कर लो। ये वजह से हमारा गठबंधन हो गया। इस गठबंधन का फायदा शिवसेना के नेताओं को हो रहा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सबके निशाने पर कांग्रेस है। उद्धव गुट की शिवसेना से सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने पूछा कि विचारधारा का सर्टिफिकेट बांटने वाली पार्टियां इस गठबंधन पर क्या कहेंगी। दरअसल कांग्रेस के नेता राज ठाकरे की पार्टी को महाविकास अघाड़ी में लेने का विरोध किया जा रहा है। राज ठाकरे की पार्टी को सांप्रदायिक कह रहे हैं।
इसी पर जवाब देते हुए प्रियंका चतुर्वेदी ने कांग्रेस की नीयत पर सवाल उठाए। सोनिया जी भी हैं, खरगे जी भी हैं। मैं बस यही कहना चाहूँगी, ये महाराष्ट्र का जो सही राजनीतिक चेहरा है वो दर्शाता है कि सब लोग जो आइडियोलॉजी ये सब की बात करते हैं, खास करके एकनाथ शिंदे जिन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की, एमएलएस को तोड़ा, ये कहकर कि वो कांग्रेस के साथ काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो उनके विचार हैं और जो पार्टी के विचार रहे हैं वो हमेशा इन अपोज टू कांग्रेस रहे हैं। इसका हवाला देकर उन्होंने पार्टी को तोड़ा, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ लिया। अब जैसे ही लोकल चुनाव आने लगा और सेम कांग्रेस ने भी यही कहा कि इनके साथ जिन्होंने गद्दारी की है इनके साथ काम नहीं किया जा सकता। अब दोनों साथ में मिलकर लड़ रहे हैं। तो बस बता रही थी कि महाराष्ट्र में मौका परस्ती इतनी है कि जहां सत्ता मिले, जैसे भी मिले, उस तरीके से वो लोग राजनीति कर कर आपस में अलायंस बनाकर वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो सच्चाई जनता के सामने लाना ज़रूरी था, इसलिए मैंने वो ट्वीट किया। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी तो कांग्रेस के मुसलमान वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए ऐसे मौकों की तलाश में ही रहती है। इसलिए जैसे एआईएमआईएम के नेताओं ने एकनाथ शिंदे के साथ सोनिया गांधी और राहुल गांधी की फोटो देखी, उन्हें मुंह मांगी मुराद मिल गई। वारिस पठान ने कहा कि एकनाथ शिंदे ने नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों को सपोर्ट किया था। आज कांग्रेस उन्हीं शिंदे की पार्टी के साथ गठबंधन कर रही है। मुसलमानों को ये बात याद रखनी चाहिए। वो बैनर पे क्या है पता है? ये महाराष्ट्र के अंदर चुनाव आ रहा है ना, इसमें शिंदे साहब का फोटो है, शिवसेना हुई वो बीजेपी के साथ वाली, साथ में कांग्रेस की सोनिया मैडम का फोटो है, साथ में खड़गे जी का फोटो है, साथ में राहुल गांधी का फोटो है, तमाम कांग्रेस शिवसेना एक। तो मैंने पूछा भाई एक क्यों है, एक क्यों और एक साथ बैनर पे क्यों आ गए? तो पता चला वारिस भाई, महाराष्ट्र में काफी जगहों के ऊपर कांग्रेस और शिंदे साहब एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। अरे वाह, वो शिंदे साहब उसके साथ कांग्रेस जा रही है जिसने गुस्ताखे रसूल का जिसने गुस्ताखे रसूल के साथ शिंदे साहब खड़े थे, आपने हमने देखा। बीजेपी नेता और महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने भी कहा कि एकनाथ शिंदे की पार्टी से गठबंधन का मतलब यही है कि कांग्रेस ने शिवसेना की विचारधारा अपना ली है। इसके लिए कांग्रेस को बधाई दी जानी चाहिए। कांग्रेस की कोई भी आइडियोलॉजी नहीं है। कांग्रेस की आइडियोलॉजी कन्वीनियंस है और जो उनके लिए कन्वीनियंट रहता है उस आइडियोलॉजी का वो समर्थन करते हैं। और कांग्रेस ने अगर शिंदे जी के साथ युति की है तो शायद कांग्रेस ने भी शिंदे जी के विचार को स्वीकारा है, अच्छी बात है। चारों तरफ से हमला हुआ तो कांग्रेस को जवाब देना पड़ा। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जिन लोगों ने उमराव नगर पालिका में एकनाथ शिंदे की शिवसेना से गठबंधन किया है उन्हें पार्टी से पहले ही निकाला जा चुका है। मुंबई से कांग्रेस की सांसद वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि प्रियंका चतुर्वेदी जैसे जो नेता उनकी पार्टी पर निशाना लगा रहे हैं, उन्हें यह बात समझनी चाहिए कि कांग्रेस किसी कीमत पर शिंदे के साथ नहीं जाएगी। देखिए, मैंने उमरगा का जिस फोटो का आपने जिक्र किया, मुझे लगता है प्रियंका चतुर्वेदी जी बहुत क्या कहती हूँ मैं, कहती हूँ होशियार है, बहुत पढ़ाकू है। तो मुझे ऐसा अपेक्षा है कि उन्होंने वो पोस्टर को देखा होगा और जिस तरह से उन्होंने कमेंट पास की उसके ऊपर उनको सोचना चाहिए पहली बात। इसलिए क्योंकि जो उमरगा के आपने फ़ोटो दिखाया वो तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का है और उसने किसी का भी फ़ोटो किसी के साथ भी लगा दिया है, तो उस कैंडिडेट के ऊपर आपको पूछना चाहिए कि तूने इसका फ़ोटो उसके साथ क्यों लगाया। कांग्रेस पार्टी एकनाथ शिंदे जी के साथ कभी नहीं जा सकती। कांग्रेस पार्टी का विचारधारा, कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है, मैं प्रियंका चतुर्वेदी जी की मैं बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी जी को कांग्रेस पार्टी का पूरा अनुभव है। वो कभी किसी ज़माने में कांग्रेस पार्टी के साथ रही है, हमारी प्रवक्ता रह चुकी है, तो उनको मालूम है कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा सबको साथ में लेकर चलने वाली विचारधारा है। और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा कभी भी कोई जो है वो जो कहते हैं ना कि जो फ़िरका परस्त ताकतें हैं या जो उनको हम कहते हैं कि जो लोगों को तोड़ने का काम करती है, उनके साथ जुड़ी हुई ताकतों के साथ कांग्रेस पार्टी कभी नहीं जाएगी। महाराष्ट्र में लोकल बॉडी इलेक्शन को लेकर एनडीए में टेंशन है। कई इलाकों में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के नेता एक दूसरे के खिलाफ आरोप भी लगा रहे हैं। शिंदे की शिवसेना के विधायक नीलेश राणे ने बीजेपी कार्यकर्ता के घर में छापा मार दिया और नोट मिलने का दावा किया। नीलेश राणे ने सिंधु दुर्ग के मालवन इलाके में बीजेपी कार्यकर्ता विजय किनावाडेकर के घर रेड की और वहां से 25 लाख रुपए मिले।
नीलेश राणे ने इस रेड का इंस्टाग्राम पर लाइव टेलीकास्ट कर दिया। आरोप लगाया कि इस पैसे का इस्तेमाल लोकल बॉडी इलेक्शन में चुनावों में वोटरों को खरीदने के लिए होना था। नीलेश राणे के आरोप लगाया कि महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण जब सिंधुदुर्ग आते हैं तो चुनाव के लिए पैसे लाते हैं। चुनाव में 50 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक बांटे जा रहे हैं। काही वेळेपूर्वी विजयजी केनवडेकर यांच्या घरी आलेले आहे आणि विजयजी केनवडेकर कोण आणि कुठल्या पक्षाचं काम करतात हे मला काय वेगळं सांगायला नको। इकडे जर आपण बघाल इथे सन्मान्य रवी चव्हाण साहेबांचा फोटो देखील आहे। हे सन्मान्य रवींद्र चव्हाण साहेब आहेत। नीलेश राणे ने बीजेपी पर आरोप लगाया तो जवाब देने के लिए उन्हीं के भाई और बीजेपी के विधायक नीतेश राणे आ गए। नीतेश राणे ने कहा कि हर पार्टी के नेता और कार्यकर्ता का अपना अपना बिजनेस भी होता है। अब अगर कोई व्यापार के लिए घर में पैसे रखता है तो इसमें क्या गलत है? मला एक कळत नाही, आम्ही भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपीचे मुझे ये समझ में नहीं आता कि बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी कार्यकर्ता होने के साथ साथ हमारा अपना व्यवसाय भी होता है, बिजनेस होता है, नौकरी करते हैं। समाज और पार्टी के लिए काम करने के लिए हम एक साथ आते हैं, लेकिन हमारे अपने बिजनेस के लिए घर में अगर पैसे होते हैं तो इसमें गलत क्या है? मुझे इसमें कोई गलती नजर नहीं आती। हमारी पार्टी को कोई भी बदनाम न करे, सबके अपने अपने बिजनेस हैं। किसी ने उसके लिए पैसे रखे हैं, किसी भी बात की जांच हो, लेकिन वो सभी के लिए एक समान होनी चाहिए। अगर काही कैश ये झगड़ा लोकल लेवल का है, इसलिए बीजेपी और शिवसेना के बड़े नेता इस पर संभल कर बोल रहे हैं। एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता संजय निरुपम ने कहा कि तीनों पार्टियां अलग अलग लड़ रही हैं, ऐसे में थोड़ा बहुत टकराव होना लाजमी है, लेकिन इस तरह किसी के घर में नहीं घुसना चाहिए। चूंकि चुनाव है और चुनाव के वक्त लोग अपनी अपनी बातें ज़्यादा जोर शोर से करते हैं और इसलिए थोड़ी सी मर्यादाएं भंग हो रही हैं, लेकिन ये एक टेम्पररी फिनोमेना है। आने वाले दिनों में एक बार चुनाव संपन्न हो जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि तीनों पार्टियों के बीच एक सरकार चलाने को लेकर के जो आपस की सहमति है वो बहुत मजबूत है और तीनों पार्टियां मिलकर के चुनाव लड़ेंगी और सरकार चलाएंगी। फिलहाल हम ये नगर परिषद के चुनाव और नगर पंचायत के चुनाव आमने सामने लड़ रहे हैं। हालांकि इसकी भी जरूरत नहीं थी, मेरा व्यक्तिगत तौर पर ऐसा मानना है, हम मिल करके भी चुनाव लड़ सकते थे। नीलेश राणे के जो लाइव प्रसारण है उस पर क्या करेंगे? वो तो सीधे सीधे बीजेपी पे हमला कर रहे हैं, बता रहे हैं पैसे बांटने का आरोप लगा रहे हैं। ये आरोप तो विपक्ष लगाया करती थी बीजेपी पे, अब साथी दल भी लगा रहे हैं, सहयोगी दल लगा रहे हैं। मैंने भी वो वीडियो देखा और वीडियो देखने के बाद मुझे यही महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं इस एक मर्यादा में रह करके एक दूसरे के खिलाफ प्रचार करना चाहिए और मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो टूटा है। हाँ, ये लंबा नहीं खींचा जाना चाहिए, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। महायुति के अंदरूनी झगड़े पर आज उद्धव ठाकरे भी बोले। असल में महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण ने कल कहा था कि उन्हें 2 दिसंबर तक ही महायुति को बचाने की जिम्मेदारी मिली है। 2 दिसंबर को ही महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजे आने हैं। इस पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि रविंद्र चव्हाण के बयान से ये बात क्लियर हो गई कि बीजेपी एक बार फिर यूज एंड थ्रो की पॉलिसी अपनाने वाली है। तो ये सब खेल चल रहा है और इन लोगों की जो व्यथा है वो समझने के लिए इनके पास समय नहीं है। प्रचार के लिए घूम रहे, हेलीकॉप्टर से घूम रहे, सब घूम रहे, वोट मांगने के लिए घूम रहे, लेकिन जिन्होंने वोट दिया है उनकी कुछ सुख तो है नहीं, दुख ही है, व्यथा है, उसके बारे में क्या है? मैं खुद जाकर आया, ये क्यों नहीं जा रहे? जैसे मैं जाकर किसानों में बैठा, इनमें से किसी की हिम्मत क्यों नहीं होती जाकर वहां बैठने की? भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की एकनाथ शिंदे के गुट के नेता एक दूसरे के कुछ स्कैम्स एक्सपोज कर रहे हैं। संतोष बांगर ने 50 करोड़ लिए, उसके साथ क्या कार्रवाई कौन करेगा? कौन है? आरोप भी वही करते हैं और खुद ही क्या जजमेंट भी वही देते हैं। फिर कोर्ट का काम क्या है? तो बीजेपी के प्रदेश मुखिया कह रहे हैं कि 2 दिसंबर तक हमें युति कायम रखनी है, उसके बाद हम जवाब देंगे। क्या मतलब यूज एंड थ्रो? अभी वो थ्रो करेंगे तो कितने दूर तक जाएगा पता नहीं। खत्म हो गई है एकनाथ शिंदे की और अजित पवार की उपयोगिता खत्म हो गई है बीजेपी के। अभी वो मैं तो अनुभव नहीं ले रहा हूँ, जिनके पास है उनको पूछो। महाराष्ट्र के लोकल बॉडी इलेक्शन में झगड़ा सिर्फ महायुति में नहीं है, महाविकास अघाड़ी के नेता भी एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं। कांग्रेस के कई नेता अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। असल में हर पार्टी स्थानीय चुनावों के वक्त जमीन पर अपनी ताकत परखना चाहती है। पार्टी के कार्यकर्ताओं की उम्मीदें भी होती हैं।
हर पार्टी का वर्कर उसका प्रेशर होता है, इसलिए इस किस्म का झगड़ा हर जगह दिखता है। इसलिए संजय अनुपम की ये बात सही है कि ये सब लोकल बॉडी इलेक्शन तक ही दिखेगा, चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, उसके बाद जो लोग आज एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं वही एक दूसरे के साथ खड़े हुए दिखाई देंगे। दिल्ली पुलिस ने कनाडा में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर हमला कराने वाले गैंग के एक मेंबर को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के क्रिमिनल बंधुमान सिंह शेखों को लुधियाना से गिरफ्तार किया। उसके पास से एक हाई एंड चाइनीज पिस्टल बरामद की गई है। बंधुमान सिंह गोल्डी ढिल्लो और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करता है। इस गैंग का मेन हैंडलर है। बंधुमान सिंह ने ही कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग करने वालों को गाड़ी और हथियार सप्लाई कराए थे। उसको ये हथियार ISI से मिले थे। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के DCP संजीव कुमार यादव ने बताया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के फरार अपराधी गोल्डी ढिल्लो ने कपिल शर्मा से एक्सटॉर्शन करने की कोशिश की थी और जब वो कामयाब नहीं हुआ तो उसने अपने साथी सिप्पू को कनाडा में कैप्स कैफे पर फायरिंग करने के लिए कहा। सिप्पू ने इसकी जिम्मेदारी बंधुमान सिंह को दी। बंधुमान सिंह ने दलजोत और गुरजोत नाम के 2 अपराधियों को हथियार और गाड़ी दी और कैप्स कैफे पर 3 बार फायरिंग करवाई। अब पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के DCP क्राइम संजीव कुमार यादव ने बताया कि इस मामले में कनाडा पुलिस ने गोल्डी ढिल्लों के साथी सिप्पू को भी अरेस्ट कर लिया है। संजीव यादव ने कहा कि इस गैंग को कनाडा में ISI की तरफ से हथियार मुहैया कराए जाते थे। ये पिछले 2-2.5 सालों से कनाडा में था, बेस था और वहाँ पर बहुत से गैंगस्टर्स से टच में था, उनके साथ मिलकर काम कर रहा था और बहुत एक्सटॉर्शन और जो फायरिंग के इंसिडेंट कनाडा में हो रहे हैं NRIs के ऊपर, उसमें शामिल रहा है। उसी में से एक कैफ़े है जिसके ऊपर इसने 7 अगस्त और 10 जुलाई को जो फायरिंग हुई थी उसमें इसने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था, उनमें लॉजिस्टिक प्रोवाइड कराया था। हाँ, इसी इंटरव्यूशन से ऐसा मालूम है कि इसने हथियार और गाड़ी इसने प्रोवाइड कराई है और ये वहाँ पिछले 1.5-2 सालों से हथियार खरीदने और बेचने का काम भी करता था और बहुत से गैंगस्टर्स से टच में थे जो जिनको ये हथियार सप्लाई करता था। किसके इशारे पर ये सब कुछ किया इसने सर? ये इंसिडेंट जो कैफ़े के ऊपर हुआ है ये गोल्डी ढिल्लो के डायरेक्शन पर हुआ था। गोल्डी ढिल्लो ने डायरेक्ट किया था एक सिप्पू नाम के व्यक्ति को। सिप्पू इससे बहुत क्लोज है और इसमें जो शूटर्स थे दलजोत और गुरजोत नाम के 2 व्यक्ति जिन्होंने जाके मौके पर फायरिंग की थी। ये बेसिकली एक्सटॉर्शन करना चाहते थे कपिल शर्मा को, इसीलिए फायरिंग की जा रही थी। सर हथियार ये कहाँ से मिलते थे? इसको पाकिस्तान ISI का नाम है, पहले भी आपने एक गैंग बस्ट किया था जिसमें कई हथियार पकड़े गए थे, तो कैसे हथियार ISI से और कनाडा में इसको हथियार मिल रहे हैं? नहीं, कनाडा में ISI से हथियार नहीं मिल रहे थे। जो हमारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर हथियार बहुत से और चैनल है जिनसे वो प्रोक्योर कर रहा था। ये वेपन जो मिला हुआ है, जो इंडिया में आके इसने वेपन लिया है, ये ज़रूर वही वेपन है जो पाकिस्तान से आया हुआ वेपन था और जो हमारे पिछले 1 हफ्ते पहले हमने पकड़े थे कंसाइनमेंट, उसका पार्ट था। दिल्ली पुलिस बहुत पेशेवर तरीके से रणनीति के तहत लॉरेंस बिश्नोई गैंग का खात्मा कर रही है। लॉरेंस के भाई को अमेरिका से वापस लाया जा चुका है और इस गैंग को हथियार और लॉजिस्टिक्स सप्लाई करने वाला बंधुमान भी पकड़ा गया। ये एक बड़ी कामयाबी है, इसके लिए दिल्ली पुलिस की तारीफ होनी चाहिए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन्विटेशन पर अगले महीने 2 दिन के दौरे पर भारत आएंगे। इस दौरान प्रेसिडेंट पुतिन भारत और रूस के नेताओं की एनुअल समिट में हिस्सा लेंगे। इससे पहले पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी इसी समिट में शामिल होने के लिए रूस गए थे। रूस के विदेश मंत्रालय ने पुतिन के भारत दौरे को बहुत महत्वपूर्ण बताया है। रशियन प्रेसिडेंट के ऑफिस क्रेमलिन ने कहा है कि पुतिन का यह दौरा भारत और रूस के राजनीतिक, व्यापारिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी संबंधों के व्यापक एजेंडे के लिहाज से बहुत अहम है। पुतिन प्रधानमंत्री मोदी के साथ शिखर वार्ता करेंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलेंगे। पुतिन के सम्मान में राष्ट्रपति एक डिनर देंगी। पुतिन के इस दौरे में भारत और रूस के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते होने की भी उम्मीद है। आज की बात में इतना ही।